नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, क्लासरूम नोट्स, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और बात करें तो इससे पहले हमने जो है 15 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज 16वां वीडियो है जिसमें 16वां भाग भी है। आज की इस वीडियो में भाग संख्या 16 और 17 दोनों को एक ही में कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि भाग संख्या 16 में जो है इसमें प्रश्नों की संख्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें कम ही दिए गए हैं, और भाग संख्या 17 के दोनों को मिलाकर एक ही में वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं इस नोट्स का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं भाग संख्या 16 से पहले, उसके बाद फिर 17 देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न आज का पूछा जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? ममता शर्मा है, ललिता कुमार मंगलम है, रेखा शर्मा है, या फिर स्मृति ईरानी है। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के जो प्रमुख हैं इस समय में रेखा शर्मा है। ठीक है, रेखा शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। जो पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम थे, काका साहेब कालेकर थे, या फिर बी.डी. शर्मा थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो आप कहेंगे प्रथम सभापति की बात की जा रही है तो काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा, कालेकर समिति पहली समिति भी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार का कार्य नहीं करता। इनमें से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, या फिर किसी जेल को देखना, या मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, या डी वाला कह रहा है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। इनमें से कौन सा मानव अधिकार का कार्य नहीं करता? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, या फिर 1993 में। मानव अधिकार संरक्षण की बात की जा रही थी, यह 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की न्यूनतम जो नियुक्ति है नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है इनमें से कौन सा सदस्य नहीं होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, या राज्यसभा के विपक्ष का नेता। पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता? तो आप कहेंगे राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। इनमें से संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, या फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो आप कहेंगे संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है तो राज्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें भाग संख्या 16 के इसके बाद भाग संख्या 17 को हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो पूछा गया है कि बिहार का प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष कौन थे। बिहार के प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष कौन थे? श्रीधर वासुदेव सोहोनी थे, या सी एम प्रसाद से, रामनंदन प्रसाद थे, या फिर सैयद सरवर अली थे। तो आप कहेंगे बिहार का प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष जो थे श्रीधर वासुदेव सोहोनी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाग संख्या 17 देखते हैं।
भाग संख्या 17 का पहला जो प्रश्न पूछा गया राजभाषा से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी। तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो भोजपुरी जो है अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जोड़ी गई थी? संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या फिर कोंकणी। तो आप कहेंगे संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? एक तो सिंधी आपकी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? तो आप कहेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। इसके तहत जो है सिंधी को जोड़ा गया। और होता है क्या, जो 71वां संविधान संशोधन जो होता है उसके तहत जो है कोंकणी को भी जोड़ा गया था। ठीक है, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें मणिपुर, कोंकणी और नेपाली तीनों भाषा को जो है सूची में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वह अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? 2003 में संशोधन हुआ था, उसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी या फिर सिंधी, मणिपुर या फिर संथाली। तो आप कहेंगे जो संथाली है यह 2003 का संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी? जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1900 कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो आप कहेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसके तहत 3 भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो इनमें कौन कौन सी भाषा थी? सिंधी, मणिपुर, कोंकणी, कोंकणी कश्मीरी नेपाली, नेपाली कोंकणी मणिपुरी। तो आप कहेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके तहत जो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जो है इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी, जिनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? कौन जोड़ी गई थी 4 भाषा लास्ट में, जो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे जो हुआ था 92वां संविधान संशोधन 92 वाला हुआ था, इसके तहत जोड़े गए थे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, जो जुड़ के टोटल हो गई थी, बढ़कर 22 भाषा हो गई थी। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य की बात की जाए तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय में जो है मातृभाषा, उनके मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी? यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 350 के क में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आपका प्राथमिक विद्यालय कहीं भी है तो वहाँ मातृभाषा वहाँ की सिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या फिर डोगरी। तो आप कहेंगे राजस्थानी जो भाषा है यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया?
कौन सा राज्य है जो संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है? तो आप कहेंगे संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में जो प्रदान किया है वह उत्तराखंड है दोस्तों, अपनाया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? इनमें से कौन सा सही है? राज्य भाषाएं अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में बताया गया है कि अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। सी कह रहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। डी वाला कह रहा है कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे बोडो जो भाषा है यह 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, यही बात जो है सही बताई गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? आप कहेंगे 1955 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे बीजी खेर के अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त जो सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है? तो आप कहेंगे 22 भाषा, बी वाले में सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? 343 में, 344, 345, 346। तो आप कहेंगे जो राज्य की भाषा की बात की गई है यह 345 वाले में बताया गया है। ठीक है, 345 वाले में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राज्य की भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ी गई? तो आप कहेंगे 22 भाषा, ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला वहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा के जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है कितने बहुमत के द्वारा? 2/3 या फिर 3/4? बस इसी से बताइए। तो आप कहेंगे 2/3 के द्वारा जो है बहुमत के साथ वह संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। देखिए कह रहा है, मिलान नहीं कह रहा, निम्नलिखित भाषाओं में से मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा सही अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है? आरोही नहीं, अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, उल्टे क्रम में। बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कब जो है कौन सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी? वह पहले रहेगी। तो आप कहेंगे सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी बंगाली। ठीक है, तो बंगाली इसे पहले नंबर पर रखा जाएगा। पहले पे कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है, ए वाले में दिया गया है, बी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है तेलुगु। तेलुगु चौथे ऑप्शन में है, बी वाला में नहीं दिया गया, ए और सी हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कौन सी भाषा हो जाएगी? तो आप कहेंगे मराठी होता है, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला यहाँ सही दिया गया है। पहले बंगाली, तेलुगु, मराठी, तब तमिल होता है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं वह लगभग कितना प्रतिशत बोलते हैं? 50, 45 या फिर 45, दो ऑप्शन दिया गया है, या 43.63। तो आप कहेंगे हिंदी भाषा बोलने वाले जो हैं 43.63 हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे यह जो हो जाएगा ब्राह्वी जो है यह बलूचिस्तान की भाषा है और इसे भाषा शास्त्रीय में दृष्टि से द्रविड़ परिवार की मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु दिया गया है। उपर्युक्त में से किसको जो है सरकार ने श्रेणी क्लासिकल भाषा के रूप में घोषित किया है? किसे किया गया है? तो आप कहेंगे जो कन्नड़ है और तेलुगु है इसे क्लासिकल भाषा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है यह क्लासिकल भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए
और अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाला सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में जो शामिल है और सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है यह बंगाली है। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता हुआ। इसमें 2 भाग के वीडियो है, भाग संख्या 16 और भाग संख्या 17, दोनों के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।